बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें बायोस का मतलब लाइफ यानी जीवन होता है, लोगोस माने स्टडी यानी पढ़ाई। बायोलॉजी का मतलब हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो जीवित हम बोलेंगे किसे? जो मूव करते हैं, लेकिन प्राण तो मूव नहीं करते, और मूव तो निर्जीव चीजें भी करती हैं, ये नदी, समंदर, तेज हवा। तो क्या जो ग्रोथ या वृद्धि करे वो जीवित है? लेकिन रेत के टीले भी घटते बढ़ते रहते हैं। हालांकि निर्जीव चीजों में ग्रोथ बाहर से होती है और जीवित चीजों में ग्रोथ अंदर से होती है। तो क्या जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो जीवित है? लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जैसे खच्चर इत्यादि। भले ही ये कैरेक्टर्स लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये लिविंग के डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। यानी हम चाहते हैं कोई डिफाइनिंग फीचर, वैसे फीचर जो बिना किसी एक्सेप्शन के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो और वो किसी भी नॉन लिविंग या निर्जीव में ना पाए जाए। जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल आकार बनाए रखने वाले फंक्शनल, जिसमें सारी जैविक प्रक्रियाएं हों, इस तरह का यूनिट ऑफ लाइफ है। काफी सारे जीव ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। हम भी एक सेल से ही बने, स्पर्म और एग मिलकर जायगोट बना जो सिर्फ सिंगल सेल है। फिर उसमें डिवीजन हुआ, टिश्यू बने, ऑर्गन सिस्टम्स बने, और फिर हमारे जैसे एडवांस जीवन बना। सेलुलर स्ट्रक्चर डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। कोरोना वायरस जो दुनिया को परेशान कर गया बीते दिनों में, उसे भी हम पूरी तरह से जीवित नहीं मानते, क्योंकि वो सेल का नहीं बना और ना ही उसमें कोई रिएक्शंस होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी होती है जीवन के लिए, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं, या कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे जरूरी चीजों में टूट जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी भी मिल सकती है। ये टूटने बनने वाली प्रक्रियाएं जीवित चीजों में हमेशा चलती रहती है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये भी डिफाइनिंग फीचर है किसी लिविंग का। फिर आते हैं कॉन्शियसनेस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर सिंपली ये मतलब है किसी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करना। जैसे कोई पौधा पानी, लाइट, हवा आदि के प्रति प्रतिक्रियाएं देते हैं। ये स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। और सजीवों में सिर्फ ह्यूमंस के पास स्पेशल कॉन्शियसनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस होती है। बायोलॉजिकल साइंस काफी बड़ा फील्ड है स्टडी का। आज से 4.5 अरब साल पहले धरती बनी, लगभग 3.5 अरब साल पहले लाइफ बना। तो इसके काफी सारे ब्रांचेज हैं ताकि इनको पढ़ना सुलभ रहे, जैसे साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, हिस्टियोलॉजी, टिश्यू का एनाटॉमी में आंतरिक बनावट, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, टैक्सोनॉमी में उसके नोमेनक्लेचर्स वगैरह, बॉटनी में पौधों का, जूलॉजी में जानवरों का, इम्यूनोलॉजी में हमारे इम्यून सिस्टम का, और भी बहुत सारे। इन्वायरमेंट और जीवन को हम सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखकर स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसमें साइंस के अलग अलग ब्रांच को मिलाकर स्टडी करने की जरूरत होती है, जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बनाती है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर बायोकेमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी मिलकर बायोज्योग्राफी, बायो और फिजिक्स मिलकर बायोफिजिक्स, बायो और मैथ मिलकर बायोमैथमेटिक्स। बायोलॉजिकल स्टडी का योगदान बायोटेक्नोलॉजी में बहुत है, जो नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस का इंटीग्रेशन है। बायो और कंप्यूटर साइंस मिलकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनाते हैं। ये दोनों फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी बायोलॉजी की छोटी सी कहानी।